हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम न्यू टॉपिक से डील करेंगे जो कि है इम्यूनोग्लोब्युलिन। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके लिए और भी मैं नई नई वीडियोस बनाती रहूं और उन्हें अपलोड करती रहूं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का न्यू सेक्शन जो कि है इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, इम्यूनो वर्ड लिया गया है इम्यून सिस्टम से और ग्लोब्युलिन्स वर्ड लिया गया है प्रोटीन से। मतलब कि इम्यूनोग्लोब्युलिन्स क्या होते हैं? ये होते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज होती हैं, इन्हें हम सिंपल भाषा में एंटीबॉडीज बोल सकते हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज वो होती हैं अगर हमारी बॉडी में बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर कर रहा है तो सबसे पहले एंटीबॉडीज आगे आती हैं और अपनी बॉडी को डिफेंस प्रदान करती हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के। ग्लाइकोप्रोटीन्स के ये बने होते हैं और ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं बाय प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स, हमारी बॉडी की जो प्लाज्मा सेल्स हैं वहां से ये प्रोड्यूस होते हैं। प्लाज्मा सेल्स जैसे कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो फ्लूइड्स पाए जाते हैं, जो टिश्यू के फ्लूइड्स हैं, सीरम है या फिर हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके जो फ्लूइड्स रहते हैं उनमें ये प्रेजेंट रहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, इनकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है वाई शेप में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है जो वाई शेप में है। तो इनमें क्या रहता है? इनमें 2 हैवी चेन्स रहती हैं, 2 हैवी चेन एंड 2 रहती हैं इसमें लाइट चेन। तो फ्रेंड्स, इनकी स्ट्रक्चर में ये जो चेन रहेगी जो वाई की शेप बना रही है ये कहलाएगी हैवी चेन और ये जो साइड में है ये कहलाती है लाइट चेन। इसके बाद हैवी चेन और जो लाइट चेन है ये आगे सब डिवाइडेड रहती हैं 2 सब यूनिट्स में जो कहलाती है फर्स्ट वन वेरिएबल और सेकंड कांस्टेंट। फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकंड कांस्टेंट। तो दोनों लाइट चेन और दोनों जो हैवी चेन्स हैं वो सब रीजन्स में या कह सकते हैं आगे सब डिवाइडेड रहती हैं 2 रीजन्स में। फर्स्ट रीजन कहलाता है वेरिएबल रीजन और सेकंड रीजन कहलाता है कांस्टेंट रीजन। तो फ्रेंड्स, जो रहेगी लाइट चेन में सिर्फ एक वेरिएबल रीजन रहेगा और एक ही कांस्टेंट रीजन रहेगा। तो जो लाइट चेन है उसमें एक वेरिएबल चेन और एक ही कांस्टेंट रीजन रहेगा। और जो है हैवी चेन में एक वेरिएबल चेन और उसके बाद 3 कांस्टेंट रीजन रहते हैं। हैवी चेन में एक वेरिएबल और 1, 2 और 3 कांस्टेंट रीजन रहते हैं। इन्हें अपने किस तरह से जो CH1, CH2 और CH3 करके डोमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि वेरिएबल जो रीजन है हैवी और लाइट चेन का जो वेरिएबल रीजन रहता है उसका जो एंड पार्ट है, इनके एंड पार्ट्स में अमीनो ग्रुप जुड़ा रहता है।
ये अमीनो ग्रुप जुड़ा होने की वजह से अमीनो टर्मिनल एंड कहलाता है। जो हैवी चेन्स रहती हैं, हैवी चेन्स का जो एंड रहता है वहाँ कार्बोक्सी ग्रुप जुड़ा रहता है, इसी वजह से इसे कार्बोक्सी टर्मिनल एंड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इनका काम क्या है? जो ये एंड होते हैं, इन एंड पर कोई भी बाहर से एंटीजन आ रहा है, वो एंटीजन कहाँ आकर अटैच होगा? इन एंड्स पे आके अटैच होता है, अटैच होगा और क्या कर लेंगे ये उसे, उनकी जो मोटिलिटी है उसे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे बॉडी में और कहीं भी मूव नहीं होने देते। इसके बाद जो हैवी चैन और लाइट चैन रहती है, ये दोनों चैन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। मतलब हैवी चैन और लाइट चैन के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है जो किसका बना होता है? दो सल्फाइड का बना होता है। इसी वजह से दो सल्फाइड का बने होने की वजह से इसे डाइसल्फाइड ब्रिज बोलते हैं। ये एक ब्रिज का काम करता है। इसके अलावा जो दोनों हैवी चेन्स हैं, दोनों हैवी चेन्स के बीच में एक रीजन पाया जाता है जिसे हिंग रीजन बोलते हैं। ये रीजन दोनों हैवी चेन्स के जो कांस्टेंट वाला रीजन है, तो दोनों कांस्टेंट कौन से? CH1 और CH2। इधर भी CH1 और CH2। तो इन दोनों रीजन्स के बीच में जो रीजन पाया जाता है इसे बोलते हैं हिंग रीजन। तो फ्रेंड्स, ये थी इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है? नॉर्मली ये वाई शेप की होती है। अगर देखें तो नॉर्मली ये वाई शेप की रहेगी। इसमें दो चेन्स रहेंगी, दो हैवी चेन्स रहेंगी और दो ही लाइट चेन्स रहेंगी। जो दो लाइट चेन है उनमें दो रीजन पाए जाएंगे, एक वेरिएबल रीजन और एक कांस्टेंट रीजन। जो हैवी वाला चैन है या हैवी रीजन कह सकते हैं, उसमें एक वेरिएबल रीजन होगा और तीन क्या होंगे? कांस्टेंट रीजन होंगे। उन तीन कांस्टेंट रीजन में से जो फर्स्ट और सेकंड वाला कांस्टेंट रीजन है, उसके बीच में जो रीजन होगा उसे हिंग रीजन बोलते हैं। और इनके जो कांस्टेंट रीजन हैवी चेन के हैं, हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन के लास्ट में कार्बोक्सी एंड पाया जाएगा और वेरिएबल रीजन के एंड में अमीनो जो टर्मिनल एंड है वो पाया जाता है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बेसिक स्ट्रक्चर होती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके फंक्शन की, कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स फंक्शन कैसे करता है, इसका काम क्या है। तो फंक्शन में क्या आएगा? इसके फंक्शन में फर्स्ट वन अपने देखेंगे कि ये ओपोनाइजेशन का काम करता है। ओपोनाइजेशन, ओपोनाइजेशन का क्या मतलब होता है? ओपोनाइजेशन का मीन्स है कि ये क्या करेगा, जो सेल्स हैं उन्हें अगर बाहर से कोई भी एंटीजन आ रहा है तो उनके लिए ओपोनिन की तरह वर्क करेगा। सिंपल वर्ड्स में समझें तो ओपोनाइजेशन का मतलब होता है अपनी तरफ किसी चीज को आकर्षित करना। ठीक है, अपनी तरफ किसी भी चीज को आकर्षित करा, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि ये एक चुंबक की तरह काम करता है। जैसे ही कोई भी बाहर से कोई भी एंटीजन आया, उस एंटीजन को यहाँ बाइंड होने के लिए ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। ओपोनाइजेशन के बिना कोई भी एंटीजन इस एंटीबॉडी से आकर नहीं जुड़ सकता। तो सेकंड इसमें क्या रहता है? ये क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ बॉडी में एंटर हुआ है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मोटिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। दूसरा ये क्या करता है?
रेस्ट्रिक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मोटिलिटी को। कैसे? क्योंकि वो एंटीजन को इसने क्या किया, ओपोनाइजेशन के तहत यहां बाइंड कर लिया। जैसे ही वो बाइंड हुआ एंटीजन, बाइंड होने के बाद वो इससे टूट नहीं पाता और उसकी मोटिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसके बाद ये क्या करता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्लूटिनेशन करवाता है। एग्लूटिनेशन यानी कि एक एंटीजन आया, इस इम्यूनोग्लोबुलिन आके अटैच हो गया, इसने जोड़ लिया, फिर और आया, तो जितने भी एंटीजन्स बॉडी के अंदर एंटर होंगे ये क्या करेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ओपोनाइजेशन के द्वारा, ओपोनाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा उन्हें अपने पास अटैच कर लेते हैं, जिसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है, एग्लूटिनेशन हो जाता है, यानी कि वो इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद और ये क्या करता है, वो इकट्ठे हो चुके हैं तो एक टॉक्सिन्स हैं वो बाहर से आए हैं, अपनी बॉडी में आके क्या करते हैं, टॉक्सिन का काम करते हैं। अब टॉक्सिन्स अपनी बॉडी की जो सेल्स हैं, जो अंदर की लाइनिंग्स हैं, उनके लिए क्या वर्क करते हैं, उनके लिए ये हार्मफुल होते हैं। एक टॉक्सिन्स जो कि अपनी सेल्स को डैमेज तक कर सकते हैं, तो उस डैमेज को बचाने के लिए ये क्या करेगा, उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देगा बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के तहत क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज करेगा टॉक्सिन्स को। टॉक्सिन्स जैसे ही न्यूट्रलाइज हो गए, किस प्रोसेस के थ्रू, कौन सी प्रोसेस, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब उन्हें खत्म कर देना, उनका भक्षण कर लेना, उन्हें ये खा जाएगा, एनगल्फ कर लेगा और उन्हें खत्म कर देगा। खत्म कर गया तो जो अपना सीरम था या फ्लूइड था वहां पर कोई भी एंटीजन नहीं रहा, जिस वजह से क्या हो गया, वो सीरम न्यूट्रलाइज हो गया। तो फ्रेंड्स ये था अपना छोटा सा टॉपिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स, उसकी मेन इंट्रोडक्शन और बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स कितने टाइप के होते हैं और उनका क्या क्या काम रहता है। अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।